हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 14 जैव अणु में आप लोग एंजाइम्स वगैरह पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हार्मोन्स। सभी बच्चे हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। हम लोग कहते हैं कि उसका विकास नहीं हुआ, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसकी शारीरिक क्षमताएं नहीं बढ़ रही हैं, तो हम लोग क्या कहते थे, हार्मोन्स की कमी हो गई उसमें। यानी हार्मोन्स अपने आप में एक उत्तरदायी होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो आज चर्चा करेंगे वो हार्मोन्स की करेंगे। हार्मोन्स के बारे में आपने क्या कह दिया, यह वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि, मैं लिख देता हूँ शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए होता क्या है, जिस कार्य के लिए आवश्यक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हम लोग कहते हैं पेड़ पौधा नहीं बढ़ रहा है, पेड़ पौधा बोले साहब 10 साल का हो गया पेड़ या 5 साल का पौधा हो गया, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, वो सिर्फ इतना सा है, 5 फुट का हुआ, 8 फुट का हुआ, 10 फुट का हुआ, या 1.5 साल का हो गया साहब, उसका पौधा तो इतना लंबा हो गया, हमारा पौधा इतना लंबा नहीं हुआ। तो क्या करते हैं, इसके लिए जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक अम्ल प्लस 30% एल्कोहल, इनको मिला लेते हैं, बराबर मात्रा में मिला लिया, छोटी सी शीशी आती है जिब्रेलिक अम्ल की, मिला लिया। मिलाने के बाद में पौधे पे डाल दिया, तो जो पौधे की वृद्धि है ना, वो गति दुगनी और तिगनी हो जाती है। तो जो पौधा 3 साल में बढ़ना चाहिए वो 1 साल में वृद्धि दिखलाता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो डोरमेंसी पीरियड है, जैसे हम लोग कहते हैं ना पतझड़ में वृद्धि नहीं हो रही है, सर्दियों में वृद्धि नहीं हो रही है, गर्मियों में कुछ पौधे नहीं बढ़ते, तो वो अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं, उसको ये तोड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक हार्मोन्स हो गया। ऐसे ही अपने शरीर में, मनुष्य के शरीर के लिए भी बहुत से हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो लंबाई नहीं बढ़ रही, तो लंबाई बढ़ने के लिए भी हम लोग हार्मोन्स को कैप्सूल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, लंबाई को बढ़ाने के लिए, फैट को बढ़ाने के लिए, फैट को कम करने के लिए, यानी इसके लिए भी हमें हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। अब निष्कर्ष क्या निकला, हार्मोन्स की बैलेंसिंग व्यक्ति के शरीर में जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो उसी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। अब ये हार्मोन्स आया कहां से, ये स्रावक ग्रंथियों से आता है। स्रावक ग्रंथियां, इनका जो स्राव करते हैं, निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्रावक ग्रंथि, उनसे ये आता है। और ये जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है ना, कार्य समाप्ति के पश्चात ये अपने आप बाहर निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, कुछ भी कह दो इसको, यानी इसकी जो कार्यशीलता है वो खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हार्मोन्स एक निश्चित समय के लिए रहते हैं और अपने कार्य को पूरा करके ये नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग इसके जो कार्य की बात कर लें कि क्या कार्य कर सकता है ये, देखिए मैं बतलाता हूं क्या कार्य कर सकता है हार्मोन्स के कार्य। हार्मोन्स के कार्य, देखिए पादप हार्मोन्स की बात करते हैं। देखिए 2 तरीके के हार्मोन्स हैं। हमने जीव को 2 भाग में बांट लिया। एक तो जो हरे पेड़ पौधे वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं, और दूसरी हम लोग अपने मनुष्य जाति की, जंतुओं की बात कर लेते हैं। मनुष्य जाति से मतलब जंतुओं से ले लेते हैं, मनुष्य तो फिर हम लोग अकेले हो जाएंगे, जो अन्य जानवर हैं वो भी जंतुओं में आते हैं, तो हम पूरे समस्त जीव की बात कर लेते हैं। तो पादप हार्मोन्स कह दें, और दूसरा हम लोग कह देते हैं जंतु हार्मोन्स। यानी जो कार्य हैं हार्मोन्स के, पादपों में क्या होंगे और जंतुओं में क्या होंगे। चलिए मैं इसकी बात करता हूं। अब पादपों में आपने देखा है पत्तियों का गिरना, झड़ने लगती हैं पत्तियां, पौधा बढ़ा उसकी पत्तियां गिर गई, फ्लावरिंग हो गई उसकी, फूल आए फल नहीं लगे,
फल नहीं लगे, इसका मतलब क्या हो गया, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया। तो पत्तियों का गिरना, फलों का गिरना, फूलों कर दो, फल तो बाद में लगे, फूलों का गिरना, फल भी गिरते हैं। जैसे नींबू के पेड़ पौधे पर आपने देखा है कि बहुत से फूल आए, छोटे छोटे नींबू लगे लेकिन झड़ गए, गिर गए, बेरों में गिर जाते हैं। तो ये क्या है, इन सभी को नियंत्रित करता है कौन, पादप हार्मोन्स। दूसरी बात आती है पेड़ पौधों की वृद्धि कैसी हो रही है, विकास कैसे हो रहा है। जड़ों की बात कर लें, जड़ों का विकास कैसे हो रहा है, पानी का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ कैसे हो रहा है। ये सभी बातों को कंट्रोलिंग पावर जो है वो किसके पास में, हार्मोन्स की है। कंट्रोलिंग पावर से मतलब इसको उत्प्रेरित करता है। तो पतझड़ ना हो, कुछ ना हो, इसके लिए करता है। जैसे आपने देखा है पेड़ पौधे के ऊपर कलिका, कलिका जैसे कली कहते हैं, तो कलिका के निर्माण को भी बतलाता है। इसी तरीके से अपने जंतुओं की बात करते हैं तो शरीर की वृद्धि, विकास, जनन क्रिया, शारीरिक अन्य क्रियाएं, इन सभी के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका वर्गीकरण, वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। हार्मोन्स का वर्गीकरण, थोड़ा सा स्पीड से खींच रहे हैं, टॉपिक थोड़ा थ्योरिकल है और आप लोग जो है ना थोड़ा सा बुक की हेल्प जरूर लेना। हार्मोन का वर्गीकरण, देखिए रासायनिक बंध उनके आधार पर, यानी केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर कह दो या बंधों के आधार पर कह दो, इसको 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अब ये 3 भाग कौन कौन से, एक तो है पेप्टाइड प्रोटीन, पेप्टाइड बंध किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में। तो मैंने पेप्टाइड और ब्रैकेट में प्रोटीन लिख दिया। अभी बतलाऊंगा इसका क्या मतलब है, हार्मोन्स, या हार्मोन, इसमें पेप्टाइड बंध पाया जाता है। ये पीछे हमारी आपकी बात आई थी कि एमिनो अम्ल संयुक्त होकर के पेप्टाइड का निर्माण करते हैं, उन पेप्टाइडों से क्या बनता था, प्रोटीन बनता है। तो इसमें देखिए मैं लिख देता हूं पेप्टाइड बंध, NH, ये पेप्टाइड बंध है, बंध पाया जाता है। इसको हम लोग प्रोटीन हार्मोन्स के नाम से भी, प्रोटीन हार्मोन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक बात हो गई। दूसरा है एमिनो या एमीन हार्मोन्स भी कह देते इसको। अब एमिनो की बात कर दें या एमिनो हार्मोन्स की बात कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एमिनो समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह उपस्थित होता है, एमिनो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें एड्रेनेलिन, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, एड्रेनेलिन। तो एड्रेनेलिन तथा थायरॉक्सिन 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं, तथा थायरॉक्सिन, रॉक्सिन, याद रख लेना, थोड़ा सा नाम इस टाइप के हैं। देखिए एड्रेनेलिन का डायग्राम मैं बनाता हूं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बहुत आवश्यक नहीं है लेकिन कंपटीशन के लिए जरूरी है। CHOH, CH2NH, CH3। देखिए ये एमिनो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, ये एमिनो ग्रुप लगा है। ये क्या चीज है, एड्रेनेलिन। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां बना देता हूं,
थायरॉक्सिन का है। अब इसमें क्या है, जैसे आपने एमिनो समूह में देखा था ड्यूटेराइन का, उसी तरीके से यहां पर भी है ड्यूटेराइन जैसे ही एग्जाम्पल्स, CH NH3 + COO नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या था कि ज्यूटर का था यहां पर 1 2 कार्बन और COO नेगेटिव। यहां पर क्या था देखिए, ये COOH और यहां पर क्या था NH2 एमिनो अम्लों में। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक H आयन यानी प्रोटॉन इस पर आकर के जुड़ जाए, संयुक्त हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कह देते थे, ज्यूटेराइन कह देते थे। वही यहां पर भी दिखलाई दे रहा है। तो ये कौन सा हो गया भाई, 2 एग्जाम्पल्स हो गए। इसका नाम हो गया एड्रेनेलिन, एक तो पहले वाला था, दूसरा हो गया थाइरोक्सिन। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, थाइरोक्सिन। तो 2 प्रकार हो गए। तीसरा है स्टीरॉयड आयन, स्टीरॉयड हार्मोन्स। तीसरा है स्टीरॉयड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो ये 4 वलयी संरचना है। 3 वलय तो होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, और 1 वलय होता है साइक्लोपेंटेन का। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात कर दें तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं, स्टेरॉयड हार्मोन्स में स्टीरॉयड जो वलय है वो 4 वलयी संरचना जरूर और जरूर उपस्थित होती है। तो टेस्टोस्टेरोन इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें चारों वलय भी आ जाएंगे। देखिए मैं बना देता हूं इसको। देख लीजिए 1 2 3 कितनी वलय हो गई, 3 वलय हो गई साइक्लोहेक्सेन की 6 की, और 1 है पेंटेन की। ये पेंटेन संरचना हो गई। OH CH3H H, इस तरीके से हम लोग इसकी संरचना को जोड़ देते हैं CH3। तो ये संरचना आपकी बनके हो जाती है किसकी, टेस्टोस्टेरोन की। तो यहां पर ये संरचना आपको याद रखनी है। यहां पर भी जो है ना, ये H बैलेंस करना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो खाली इतना भी छोड़ सकते हो, तो लिख दोगे तो ठीक रहेगा। इसका नाम हो गया टेस्टोस्टेरोन। ये इसका एग्जाम्पल है। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है ना, बहुत ही अति आवश्यक होता है जब किसी व्यक्ति को विषाद की परेशानी यानी सिर में या किसी के गले में इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है, तो स्टीरॉयड का ये लोग देते हैं इसको। तो ये था सभी हार्मोन्स का वर्गीकरण। अब हम लोग लेते हैं यहां पर हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के क्या कार्य हैं, हार्मोन उसके क्या कार्य हैं, उसकी कौन सी स्रावक ग्रंथि में पाया जाता है और उसके क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हार्मोन्स ले रहे हैं और हार्मोन्स में ये देखिए, ये क्रम संख्या हार्मोन्स, और ये कहाँ पे पाया जाता है, यानी इसकी ग्रंथि स्रावक ग्रंथि जिसको कहते हैं, और इसके प्रमुख जैविक कार्य, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे पहला नंबर है, तो हार्मोन्स में डिफरेंट टाइप के हैं। तो जैसे वृद्धि हार्मोन्स है, तो वृद्धि हार्मोन्स का क्या काम होता है, वृद्धि करना। तो ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है अग्रप्रियूस ग्रंथि में। इसका क्या काम होता है, जैविक कार्य क्या है, ये अस्थियों में, पेशियों में, अंतरांगों में, शरीर की वृद्धि में ये सहायक होती है। दूसरा नंबर आ जाता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी पाया जाता है अग्रप्रियूस ग्रंथि में। भावात्मक एवं शारीरिक प्रतिबल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तीसरा नंबर आता है थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन्स यानी ये तीनों ही अग्रप्रियूस ग्रंथि में पाई जाती है। अर्थात ये स्रावक ग्रंथि कौन सी है, इसको उत्पन्न, इस हार्मोन्स को उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां कौन सी हो गई, अग्रप्रियूस ग्रंथि। तो थायरोट्रोपिक हार्मोन्स की स्रावक ग्रंथि का नाम है अग्रप्रियूस ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि
और सक्रियता पर नियंत्रण करता है। जब थायराइड, आपको पता है कि थायराइड ये बढ़ जाता है तो उससे मोटापा और सभी रोग हो जाते हैं, गले का रोग भी होता है थायराइड से। तो ये यही हार्मोन्स है जो इसको नियंत्रित करता है। ये कहाँ पर होती है? अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। 4 नंबर आता है ऑक्सीटोसिन। ये पाया जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि में। तो ये प्रसव के समय गर्भाशय को ये संकुचित करता है। प्रतिमूत्र हार्मोन्स ये कहाँ पाया जाता है? पश्च पीयूष ग्रंथि में ये भी पाया जाता है और यह प्राणियों के मूत्र निष्कासन को नियंत्रित करता है। क्यों? अगर अधिक मात्रा में मूत्र का निष्कासन हो जाएगा तो जल की कमी हो जाएगी, तो जल को नियंत्रित करता है। सीधी बात तो ये मूत्र निष्कासन को नियंत्रित करता है, यहाँ दिमाग में रखना, जल को नियंत्रित करता है, यानी जल की ज़्यादा मात्रा बाहर ना निकले, एक लिमिट मात्रा में ये निष्कासन होता है। तो इसको हम लोग कहते थे मूत्र निष्कासन। यदि किसी को ये रोग हो जाता तो हम लोग कहते हैं अधिक मात्रा में पेशाब का आना, यानी मूत्र का विसर्जन अधिक मात्रा में हो रहा है। कई लोग कहते हैं कम मात्रा में हो रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है? प्रतिमूत्र हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से होता है। अब अगला आता है 6 नंबर, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि इसका स्रावक ग्रंथि है। यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितने भी शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है, पिछले अपने लेसन में बात हुई थी, तो जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं उनको सबको बैलेंस करता है कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये सभी हार्मोन्स हैं, जहाँ पर भी हार्मोन्स नहीं लिखा है ये हार्मोन्स ही है, ये भी हार्मोन्स हैं, ये सभी हार्मोन्स हैं। तो ये सब हार्मोन्स हैं। पैराथार्मोन, ये पैराथायराइड ग्रंथि को, तो अब इसमें जो ऊपर वाला था इसकी बात फिर से कर लेते हैं। यह उपापचयी क्रियाओं को करता है और ये किसको करता है? यह कैल्शियम के सांद्रण को नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर जो कैल्शियम है उसका कम बनना, ज़्यादा बनना, नियंत्रित करना, उन सबको नियंत्रित करता है। अगला आ जाता है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स स्रावक ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है। यह वृक्क नलिकाओं के द्वारा सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम नहीं सॉरी क्लोराइड आयन के पुनः अवशोषण को प्रोन्नत करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, Na आयन और Cl आयनों के पुनः अवशोषण को प्रोन्नत करता है। तो अब 9 नंबर में क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स नाम की स्रावक ग्रंथि है। तो कॉर्टेक्स नाम की एक स्रावक ग्रंथि है। यह कहाँ, इसका क्या जैविक कार्य होगा? यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट बात आता है 10 पॉइंट का, एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन्स जो होता है वो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। ये आगे का पार्ट है इसका, एड्रिनल मेडुला। तो ये स्रावक ग्रंथि से है। यह मुकाबले तथा पलायन का हार्मोन्स है। मुकाबला का मतलब क्या होगा? जिस समय आप मान के चलो आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ पड़ता है, तो आप जैसे दौड़ते हो 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के से, लेकिन अगर कुत्ता दौड़ पड़ा तो क्या होगा? आप कम से कम 14 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ोगे, अर्थात मुकाबले के लिए तैयार रहते हो। कोई युद्ध के समय आपने देखा है कि असीमित ताकत आ जाती है। वो ताकत कहाँ से आती है? एड्रिनलिन हार्मोन्स से आती है। तो यह मुकाबले तथा पलायन का हार्मोन्स है। यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, यानी आपका जो ब्लड है उसको भी नियंत्रित करता है। इंसुलिन का क्या काम है और ये कहाँ पाया जाता है? ये इंसुलिन हार्मोन्स है, ये स्रावक ग्रंथि अग्नाशय है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये बात हमारी आपके पीछे आई थी। यदि इसकी इंसुलिन की मात्रा अनियंत्रित हो जाए तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी कमी हो जाए तो परेशानी है, अधिक हो जाए तो परेशानी, अधिक होने पर मधुमेह रोग हो जाता है, यानी चीनी का रोग कहते हैं इसको। तो टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, वृषण यानी पुरुषों के जो लक्षण है, द्वितीयक लक्षणों को ये नियंत्रित करता है या इसके बारे में बतलाता है। एस्ट्रोजन तथा एस्ट्रोडियोल ये अंडाशय यानी स्त्री में अंडाशय की क्रियाशीलता को भी नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये अंडाशय में ये भी पाया जाता है। ये गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए प्रेरित करता है। जरायु या जनन ग्रंथि ये अपरा स्रावक ग्रंथि है। इससे अजन्मे शिशु का रक्षण प्रभाव होता है। जो जन्म नहीं लिया है पृथ्वी पर उस बच्चे का रक्षण करता है। और लास्ट का आ जाता है थायरामिन हार्मोन्स। ये थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। यह तंत्रिका पेशी संचरण को अवनमित करता है। तो ये तो क्या थे? हार्मोन्स थे। और हार्मोन्स के बाद में कल का जो हमारा आपका टॉपिक होगा वो विटामिन का होगा। तो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप याद करेंगे इन सभी को। ये मैंने इसको एक साथ लिख दिया है, इन सभी के स्क्रीनशॉट लेते रहना और
बढ़िया सा लिख लेना, बाई बुक जैसा ही है बिल्कुल से। थैंक यू वेरी मच।